हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसा रहा सभी का पेपर? ठीक है, तो आज जो पेपर हुआ है आपका आईएमसीटी का, तो आज मैं इसका डिस्कशन करने वाला हूँ वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। और जैसे कि देखा जाए बच्चों, पेपर का लेवल जो था, मोस्ट ऑफली क्वेश्चंस जो थे वो सिंपल थे। कुछ क्वेश्चन जो थे मतलब आप ले सकते हो 4 to 5 जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ वाले आप मान सकते हो, ठीक है। बट अपन ने मतलब 4 to 5 क्वेश्चन मान सकते हो आप। बट मोस्टली जो पार्ट है और वो भी टफ वो भी थे, वो सारी चीज़ों में इंक्लूड करूं तो सारा इस बार भी फिर भी आप इस बार भी वापस जो अपन ने किया है सारा का सारी चीज़ें वहीं से रिपीट हुई है। मॉड्यूल से जो अपना है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। जो अपन ने पढ़ा है सारा का सारा उसी के अंदर से आया हुआ है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपके साथ सोल्व करूंगा और वन बाय वन मैं उसका आपके साथ सोर्स भी अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो था वो किस तरह से अपने इसके अंदर रिलेटेड है। बोलो, बात समझ में हो रही है क्या? तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ए टैप कैन बी ऑपरेट बाय यूजिंग 2 fingers बिकॉज ए रोटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय द कपल फॉर्म्ड। देखो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन देखो, ए टैप कैन बी ऑपरेट बाय यूजिंग 2 fingers। एक टैप को अपन रोटेट कर सकते हैं दो फिंगर का यूज करके। सिंपल सी बात है। देखो, ऐसा अपने पास क्वेश्चन भी अपने मॉड्यूल के अंदर है और ये टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक कि ये देखो कोई बहुत आप अब हर क्वेश्चन के साथ आप सोचते हुए जाना कि क्या ये लेवल ज्यादा था, क्या हमने जो पढ़ा हुआ था उसी के अंदर से है। बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसी के अंदर से है। तो ये क्वेश्चन जो आपको बोला है, टैप कैन बी ऑपरेट बाय यूजिंग 2 fingers। एक 2 फिंगर से ऑपरेट कर सकते हैं तो किसके इफेक्ट की वजह से? बिकॉज रोटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस बिकॉज रोटेशनल इफेक्ट विल प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ फॉर्म्ड। बोलो, बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम एनर्जी। अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनकी एनर्जी सेम है। देन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ कंपेयर विल बी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, देखो इसका क्वेश्चन आपके पास मॉड्यूल में भी पड़ा हुआ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो फॉर्मूले से एज इट इज जो है रिलेटेड अपने मॉड्यूल में अपने पास ये क्वेश्चंस हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस है। मैंने एज इट इज नहीं बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर भी है। तो देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैव द सेम एनर्जी, तो इनकी वेवलेंथ का वो आपको बताना है, ठीक है। तो वेवलेंथ का इसका रिलेशन अपना क्या हो जाएगा? आपको पता है कि इसकी अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है मास के। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है मास के। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है? सबसे ज्यादा मास होता है अल्फा पार्टिकल का। मास किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का। उसके बाद में किसका ज्यादा होगा मास? आपका अल्फा पार्टिकल के बाद में आपका हो जाएगा ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ये सुनो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम ही होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है और मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो सेम ही होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई क्या? और उसके बाद में सबसे छोटा मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होता है। सबसे छोटा मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ का जो है वो किस टाइप से हो जाएगा? बोलो, बात क्लियर हुई क्या? तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? ये बी वाला। इसका देखो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, जिसका मास सबसे छोटा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जिसका मास सबसे छोटा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, बात समझ आएगा? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे बड़ी, फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सेम, और अल्फा पार्टिकल की भी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। बोलो, बात समझ आएगी क्या? सिंपल सी बात है। सिंपल फॉर्मूले से रिलेटेड अपने पास ये क्वेश्चन आया है। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। ये क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन अपना देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 10 kg है। ए ब्लॉक है मास 10 kg का और एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डेड फोर्स। फोर्स क्या लग रहा है इसमें? एफ एक्स इज इक्वल टू 0.1 ऑफ एक्स।
तो आपको बता रहा ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 टू 30 मीटर इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपसे पूछा गया इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बताओ भाई कैसे निकालते हैं। तो देखो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर भी रखा हुआ है, जिसके अंदर से आपको वेलोसिटीज वगैरह दी हुई है, ठीक है, और उसके आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको वर्क पावर एनर्जी थ्योरम के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी कि आपका टोटल जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन बोले तो के फाइनल माइनस के ऑफ इनिशियल बराबर वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स इंटू डी एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, ये 20 टू 30 तक, 20 टू 30। एफ एक्स कितना है आपका भाई, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं ना वर्क डन। एफ एक्स कितना है आपका 0.1 ऑफ एक्स, 0.1 ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 20 टू 30, फ्रॉम 20 टू 30। तो 0.1 बाहर चला गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, यस और नो, 20 टू 30, यस और नो, बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। गौर से देखना भाई, ये जो वर्क डन आएगा ना, ये वर्क डन आपका कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा, याद रखना। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ रिटार्डिंग फोर्स है। क्या लिखा हुआ साफ साफ, रिटार्डिंग फोर्स है, इसलिए ये नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा ना। कैसा आ जाएगा ये, नेगेटिव। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग आ जाएगा 500 के आसपास। कितना हो जाएगा, 500 के आसपास। और के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको पता है क्या, फाइनल तो इसमें निकालनी है। 10 मीटर पर सेकंड से ये मूवमेंट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ एम ऑफ वी स्क्वायर। हाफ एम बोले तो 10 हो गया, और वी स्क्वायर बोले तो सॉरी एम आपका कितना दिया हुआ है, हाँ 10 ही दिया हुआ है, और वी स्क्वायर भी 10 ही दिया हुआ है ना। कोई स्क्वायर करोगे तो ये तो आपका आ जाएगा 500 जूल है ना। ये आपका -25 आएगा ना। इसको सोल्व करोगे ना आप तो कितना आ जाएगा 0.1, ये देख लो आपको 30 के स्क्वायर 900 माइनस 20 के स्क्वायर 400, कितना हो जाएगा आपका 500 बाई 2। तो पॉइंट से ये एक 10 चला गया, 25 आ गया ना, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ 500 बराबर 25 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो इसको इधर सोल्व करके देखोगे तो यहां लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी, ये आपकी, और ये नेगेटिव में थी ना ये, तो 500 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 475 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 475 जूल। बोलो ये डी आंसर हो जाएगा। आई क्या सभी को बात समझ में, क्या क्लियर हो रही है क्या। कुछ क्वेश्चन देखो, अब ये थोड़ा, ये ऐसा नहीं है कि आपने किया नहीं है बिल्कुल, और आपने ऐसा नहीं है कि अपने मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल के अंदर भी अपने पास ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है और हमने किए भी हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो कहने का मतलब, और जब मैराथन लिया था उसके अंदर भी क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो अपन ने की थी उसी के अंदर से सारी चीजें आई हुई है। कुछ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिखाऊंगा जिसको देखते ही डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये वाला इसका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी एट विच काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी इज। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उन दोनों के अंदर, एक के अंदर तो होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक के अंदर होता है कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यस और नो। तो साइन और कोस जो है वो अपने कितनी बार फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं, 2 टाइम। कितनी बार चेंज होते हैं, 2 टाइम। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इनकी, 2f हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या, इनकी फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी हो जाएगी 2f। बोलो भाई कितनी आई, समझ में आई क्या यहां तक, फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी हो जाएगी 2f हो जाएगी। बोलो बात क्लियर हुई क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन आप देख के ही कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपल से आपको पता है, ये तो आपको पता है साइन इनवर्स कोस इनवर्स जो अपने जो उनका फ्लक्चुएशन कितना होता है 2 टाइम्स होता है, ठीक है।
तो एफ फ्रीक्वेंसी है तो उसका कितना हो जाएगा, डबल 2f हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर देखो आगे, फिफ्थ देखो, फिफ्थ, इन ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 2l एंड l चार्ज q इज प्लेस। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो अपनी इसके अंदर, इसके जैसा क्वेश्चन, और इसके जैसे दो क्वेश्चन आए, एक भी नहीं, इसके जैसे कितने क्वेश्चन आए, इसी कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन आए और दोनों का आंसर भी सेम ही है। बोलो बात क्लियर हुई क्या? अभी दिखाऊंगा आपको अगला वाले क्वेश्चन भी। तो क्या बोल रहा था मैं कि ये जो है सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो अच्छे से बोला कि एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड क्या है 2l और l है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं अगर इस टाइप का अगर कोई क्यूबॉइड बना दूं, इस टाइप का कोई क्या कर दूं मैं क्यूबॉइड बना दूं, देखो ऐसे, ये मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, अब मान लो कि ये 2l है और इधर वाली भी 2l है। ठीक है, ये वाली भी 2l और ये वाला भी 2l है और ऊपर से कितना है, ये l है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये इधर 2l है और इधर पीछे भी 2l है और ऊपर से कितनी है, l। ऊपर से इसके सेंटर के ऊपर या नीचे किसी के भी मान लो, चाहे इस पे मान लो या इस पे मान लो। ठीक है, इसके एक फेस के सेंटर के ऊपर एक क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया। तो आपसे पूछा है कि बताओ इसके एक फेस से इसके अपोजिट फेस से, इसके अपोजिट फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। समझ में आई क्या मेरी बात? तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्यूबॉइड और रख देंगे, इसी साइड का अपन क्या रख देंगे, एक क्यूबॉइड और रख देंगे। समझ में आ रही है बात? क्यूबॉइड ऊपर एक रख देंगे सेम l हाइट का और ऊपर की डायमेंशन सेम 2l। तो आप गौर से देखो, ये तो आपका सॉरी क्यूबॉइड था, अब ये क्यूब बन जाएगा, 2l साइड का क्या बन जाएगा, क्यूब। ये बन जाएगा 2l साइड का क्यूब जिसके सेंटर पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू चार्जेस। ये 2l साइड का क्यूब बन जाएगा जिसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? अच्छा, क्यू चार्ज अगर सेंटर पे निकला रखा हुआ है तो इसका मतलब 2l साइड का ये क्यूब बन गया, तो इसकी हर फेसेस से फ्लक्स कितना निकलेगा। अब गाउस लॉ लगा देंगे, इसकी टोटल फेसेस कितनी है, 6 फेस है, 6 फेस से चार्ज वो कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो 1 फेस से कितना आएगा, 1 फेस से कितना आएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। बोलो भाई बात क्लियर हो गया? सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा मतलब कि मैराथन के अंदर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था और सेम डिटो ऐसा क्वेश्चन अपने इसमें भी पड़ा हुआ है मॉड्यूल के अंदर भी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हो सकता है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल डायमेंशनली ऑफ क्वांटिटी। तो इसके अंदर देखो, अब मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चन जैसे अभी अपने देखे थे उनके अंदर अपने को लिखना पड़ रहा था, करना पड़ रहा था। अब मैं तो आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ में, इसलिए थोड़ा टाइम मेरे को ज्यादा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक चीज, ये चीज भी मैं माइंड में रख रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, आया या नहीं आया, ये सारी चीजें मैं ध्यान में रख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेरा टाइम आप एक्स्ट्रा मान सकते हो, बट खत्म कहने का मतलब आपकी तरफ से जो है, जिसमें आप लिखने वाले थे उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है और जो नहीं लिखने वाले थे उनमें कम टाइम में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डायमेंशनल क्वांटिटी। तो प्रेशर, इनमें कौन सा जो होता है, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, डिस्प्ले ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, बाई लेंथ, ग्रेडियंट का मतलब बाई लेंथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई लेंथ से डिवाइड करेंगे तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और प्रेशर। तो आपको डायमेंशन लेस चाहिए, डायमेंशन लेस चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का अपने मॉड्यूल के अंदर भी है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर अपने पास है। तो क्या हो जाएगा इसका, इस टाइप का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स हो गया। बोलो बात समझ आएगा? दोनों लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा इसका, ये डायमेंशनलेस बन जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? उसके बाद में देखो, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स मैक्सिमम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम जीरो। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंक दिया, एक वर्टिकल को अगर अपन एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल ऊपर फेंक देंगे तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर, मैक्सिमम हाइट जो है इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे हमेशा याद रखना वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, वेलोसिटी यहाँ पे
जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है यहाँ पे, जीरो बन जाती है। इसलिए क्या आंसर आ जाएगा। अब वेलोसिटी से रिलेटेड कौन सा है, फोर्स है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर हुई क्या। यहां से आगे चलो, ये देखो मोमेंटम आ जाएगा आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट on its execute SHM in the vertical direction, the amplitude of oscillation is 3.92. At what time the object is not detached from the platform। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब इसका एम्पलीट्यूड, वो टाइम बताना है। टाइम का इसका फॉर्मूला आपको याद है, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ A बाई G होता है। क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ A बाई G। इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पास मॉड्यूल में भी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, T इक्वल टू टाइम 2 पाई अंडर रूट ऑफ A बाई G होता है। यहां तक बात समझ में आई क्या। तो A बाई G होता है, तो T इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपका है लगभग 3.98 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर ये कितनी है, -3 है, अपॉन जी को मैं क्या ले लूं, 10 ले लूं। तो ये कितना बन जाएगा, 3.92 इंटू 10 की पावर ऊपर गया -4। 3.92 लगभग 4 ही हो गया क्या। 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2 इंटू 2 पाई पहले से ये बाहर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2। ये नो, तो लगभग ये अगर आप इसको सोल्व करते हो तो लगभग कितना बन जाएगा, ये 0.1256 के आसपास आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 0.1256 के आसपास बन जाएगा। देखो ये 3.12 है, 3.12 इंटू 4 तो 12 पॉइंट, तो 12 10 की पावर -2 जाकर करके ये क्या बन जाएगा, 0.1256। बोलो बात समझाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई क्या बात। आगे देखो फटाफट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम, द प्रोसेस मस्ट बी। ये क्वेश्चन देखो गौर से समझो, ये अपने जो मॉड्यूल के अंदर है उसके अंदर आपको मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसमें, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये सुनो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये बोल रहा है अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज बाय द, वो वर्कडन के सेम अमाउंट के ही इक्वल अगर डिक्रीज हो रही है, वर्कडन जो है वो इसके बराबर है, तो बताओ कौन सा प्रोसेस होगा। अगर ये इसके बराबर है इसका मतलब ये क्या है, जीरो है। ये जीरो होगा तभी तो डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा, हाँ या ना। और डेल्टा क्यू जीरो का मतलब क्या हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू जीरो किस में होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। बोलो बात समझ में आई क्या। आगे और देखो अगला क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is 2 cm, then focal length of the lens which is immersed in a liquid of refractive index will be। देखो आपको पता है कि जब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f। ऐसा अपने पास देखो मॉड्यूल के अंदर ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल है एग्जैक्ट ऐसा, लास्ट का क्वेश्चन है ये। 1/f इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था ये, म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू ऑफ एस -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। ये सुनो, तो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के ये तो कब होता है, जब आप किसी मीडियम के अंदर उसको डुबाओ, ठीक है। और नॉर्मल में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू ऑफ एस -1, सॉरी नॉर्मल में जब एयर के कंडीशन में जो होता है म्यू ऑफ एल -1 1/r1 -1/r2, हाँ या ना। इसको डिवाइड कर दो, f ये f फाइनल 2 हो गया और ये f1 हो गया। डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, f1 अपॉन f2 बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एस। म्यू एल ऑफ यानी लेंस का कितना है, लेंस का है आपका 1.5 और सराउंडिंग का कितना है 1.25, तो 1.5 अपॉन 1.25 -1
अपॉन म्यू एल माइनस 1 यानी 1.5 माइनस 1। इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6/5 माइनस 1। तो 6/5 हाँ 6/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/5 अपॉन नीचे कितना है, नीचे आपका है 0.5 कितना हो जाएगा 0.5। तो F2 कितना हो जाएगा, तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, आपका हो जाएगा F, मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, F2/F1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो F2 बराबर 2 इंटू F1 1.25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.5। तो ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर हुई क्या? अगला देखो और नेक्स्ट वन, द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये तो अपन ने सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। ये तो आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा और आपने हर जगह देखा होगा, हर जगह। मुझे नहीं लगता कि अगर ये चैप्टर आपने देखा भी है, गलती से भी देख लिया ना, तो ये पॉइंट तो आपको सबसे पहले पता होगा कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहती है? स्पीड। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो क्या कांस्टेंट रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या कांस्टेंट रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फर्स्ट वन हो जाएगा। देखो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन ये था और एक ये था। इन ए मीटर ब्रिज ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द नॉन एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज द एरर आर रिमूव्ड इज। कौन सी होती है? एंड एरर। एंड एरर बिल्कुल मॉड्यूल के अंदर, थ्योरी के अंदर अच्छे से ये लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। मॉड्यूल के अंदर, थ्योरी के अंदर डायरेक्ट लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंड करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में ऐड करोगे तो बताओ इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन आएगा? दे विल हैव इक्वल चार्ज। सीरीज के अंदर याद करो, मेरी हर बार लाइन मैंने आपको मैराथन में भी ये लाइन यूज की थी, आपने मॉड्यूल के अंदर भी लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी है, सीरीज का क्वेश्चन भी है अपने पास, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से आपके पास, मतलब सीरीज के जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर अपने याद करो क्या बोला था कि जब भी सीरीज का कनेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज जो है वो सेम रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो कौन सी चीज सेम रहेगी? दे विल हैव इक्वल चार्जेस। क्या आ जाएगा? इक्वल चार्जेस। ए आंसर आ जाएगा इसका। आगे और चलो, a wheel is rolling on a plane surface, the speed of particle on a highest point of the rim is 8 से रोलिंग मोशन का बिल्कुल डायग्राम के साथ। और देखो ऐसा क्वेश्चन भी है, बिल्कुल ऐसा देखो क्वेश्चन भी है अपने मॉड्यूल के अंदर, और आपको मॉड्यूल के अंदर थ्योरी के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है? 2 VCM। यहाँ पे कितनी होती है? 2 VCM। यस और नो? यहाँ पे वेलोसिटी होती है 2 VCM। इसने बोला है ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड आपको दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड, यानी 2 VCM दिया हुआ है। तो बराबर 8 रखने पर VCM कितनी आ जाएगी? VCM आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना। तो इसने पूछा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द व्हील एट द सेम लेवल, सेंटर ऑफ व्हील के ऊपर कितनी होगी? सेंटर ऑफ व्हील यानी सेंटर ऑफ मास की होगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। बोलो भाई बात क्लियर हुई क्या? आगे और आ जाओ। ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन डिट्टो की डिट्टो यार, ये रहा देखो आपके मॉड्यूल के अंदर। इससे ज्यादा क्या मिलेगा आपको बताओ? मॉड्यूल के अंदर डिट्टो की डिट्टो ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है आपके अंदर, ठीक है। थ्योरी के अंदर क्वेश्चन जब कराते हैं तब भी ऐसे क्वेश्चन करा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको? 400 ओम, ठीक है। प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम इज दिस। तो फाई कितना है आपका? 20 ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4, है ना। आपको करंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? ईएमएफ। पहले क्या निकालना पड़ता है? ईएमएफ। के ईएमएफ निकालने के लिए क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 टी हो जाएगा। किस टाइम पे चाहिए आपको? 2 सेकेंड पे। तो 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट आ जाएगा। बोलो बात यहाँ तक समझ आएगा? 200 वोल्ट आ जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पर ये तो आपका ईएमएफ आ गया, ईएमएफ बराबर 200 वोल्ट। आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट क्या होता है? V बाई आर, या ईएमएफ बाई आर। ईएमएफ कितना है? 200, आर कितना है? 400। कट के कितना आ गया? हाफ। हाफ बोले तो
0.5, कितना जाएगा 0.5 है ना, किसी को समझने में हाफ बराबर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे चलो देखो फटाफट चलते हैं। Between the plates of a parallel plate condenser, there is a 1 mm thick medium sheet of dielectric constant 4. If the charge at 100 volt, if the cell remains connected, then electric field in volt per meter between the plate of the capacitor is. तो आपसे पूछा है यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसके बीच में थिकनेस जो है वो कितनी है, 1 mm की शीट को डाल दिया गया है जिसका भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 4 है। तो आपको इसमें एक तो डिस्टेंस दी हुई है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, मैंने जैसे आपको बोला था, मैंने आपको जो अपने मॉक टेस्ट का हुआ था कल, उसके अंदर भी आपको मैंने बोला था कि सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। V बाई डी, सिंपल V कितना है 100 वोल्ट, D कितना है 1 mm बोले तो 10 की पावर -3, D कितना है 1 mm बोले तो 10 की पावर -3। ये सुनो, तो 10 इंटू 000 कितना हो गया, ये 1 लाख के आसपास। ठीक है, कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट वाला। कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला। सेकंड आ जाओ भाई। When the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of photoelectron emitted from the metal surface is increased by 0.5 volt to 0.8 electron volt. The work function of this, आपको पता है वर्क फंक्शन का क्या रिलेशन होता है भाई, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर E बाई टोटल एनर्जी जो होती है ना E, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, किसमें, एक तो वर्क फंक्शन में प्लस एक काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, E माइनस फाई बराबर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, E कितनी है, E मेरे को नहीं पता है, लेकिन और फाई भी मुझे नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का पहले डिफरेंस कितना आया था, देखो इसमें पहले डिफरेंस कितना आया था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी को 20% बढ़ा दिया, 20% का मतलब 0.2 ऑफ E हो गया, यानी E के अंदर 0.2 E और ऐड हो गया, पहले E थी उसके अंदर 0.2 ऑफ E और ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा 1.2 ऑफ E, 1.2 ऑफ E माइनस 5 बराबर कितना है आपका भाई 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो, इन दोनों को माइनस कर दो भाई, माइनस करोगे माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का 0.2 ऑफ E बराबर ये माइनस का 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस से माइनस कैंसिल, E आपका कितना आ गया भाई 3/2 1.5 EV। यस और नो, E कितना आ गया 1.5 ऑफ EV आ गया, यहां तक समझ में आएगा। तो यहां से फाई कितना आ जाएगा 1.5, कोई सी भी इक्वेशन से निकालोगे फाई कितना आ जाएगा 1.0 EV, कितना आ जाएगा 1.0 EV। तो ये थर्ड वाला हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। बोलो समझ आ रही है बात। देखो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर भी मिल जाएंगे, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलो भाई। ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो आपको पता है, आप जब कोई भी पार्टिकल को आप फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, और एक्सेलरेशन कितना रहता है नीचे की तरफ ग्रेविटी वाला g, एक्सेलरेशन कितना रहता है नीचे की तरफ ग्रेविटी वाला g एक्सेलरेशन रहता है। बोलो भाई बात समझ में आएगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी वाला g एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल बेसिक जो प्रोजेक्टाइल करते हैं अपन स्ट्रेट लाइन वाले, उसके अंदर बेसिक लाइन सबसे पहले यही बताई जाती है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। उसके अंदर देखो अगला है ए वाइंड विद, अगला देखो ए वाइंड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड below parallel to the roof of the house, the area of the roof is this, assuming that the pressure inside the, देखो भाई ये हाउस है कोई, ठीक है, इसकी रूफ जो है इसके ऊपर जो विंड जो मूवमेंट कर रही है उनकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ये सुनो, द एरिया ऑफ द रूफ, एरिया आपको कितना दिया हुआ है इसका 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेयर प्रेशर, अंदर कितना है, P एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाइंड ऑन द रूफ एंड द, भाई इसके ऊपर आपको प्रेशर बताना है, समझो वो, सॉरी इस जो रूफ है ना, रूफ प्रेशर क्या है, वो फोर्स बताना है, क्या बताना है, फोर्स। तो कैसे बताऊंगा भाई, इसमें थोड़ा सा भाई ये है कि अपने है तो बिल्कुल, देखो ऐसा क्वेश्चन अपने मॉड्यूल के अंदर भी है अपने पास, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन अपने पास ये मॉड्यूल के अंदर है अपने पास। उसके अंदर एरिया थोड़ा सा अलग दिया हुआ है और स्पीड थोड़ी सी अलग दी हुई है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम ये मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, डाटा अलग है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर स्पीड जो है, अब आपको निकालना फोर्स है। फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स निकलेगा प्रेशर इंटू एरिया से। प्रेशर अब किससे निकलेंगे, बर्नौली थ्योरम, P ऑफ इनिशियल प्लस हाफ रो V ऑफ इनिशियल, हाफ रो V स्क्वायर है ना, हाफ रो V इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस हाफ ऑफ रो ऑफ V ऑफ आउट का स्क्वायर। ये सुनो, मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा तो डेल्टा P बराबर हाफ रो V फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। इनिशियल तो आपकी जीरो है, इनिशियल तो अपन क्या मानेंगे, इसको रेस्ट पे थी तो जीरो थी, फाइनल आपकी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा P कितना जाएगा, डेल्टा P आपका आ जाएगा हाफ इंटू रो कितनी है, इसको चलो नीचे सोल्व कर देता हूं। डेल्टा P बराबर हाफ इंटू रो कितनी है 1.2, रो कितनी है 1.2 इंटू V कितनी है 40 का स्क्वायर। ये सुनो, ये कितना हो गया 0.6 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 1600 इंटू 0.6 तो 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 960, यहां तक समझ में आई क्या बात, 960 आ जाएगा। अब इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से। एरिया कितना है आपका 250 है ना, एरिया कितना है 250 है, यहां तक बात समझ में आई क्या। अच्छा ये 250 हो गया तो ये आपका लगभग हो जाएगा 2.4 के आसपास आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगा, कितना आ जाएगा ये 2.4 के आसपास आ जाएगा डाउनवर्ड में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर हुई क्या बात, अगला चलते हैं। टू गेट द मैक्सिमम करंट इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम वन कैन यूज n rows of m cell and connected in series। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एज इट इज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अपने मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसके अंदर अपने पास 2-3 बैटरी दी हुई है, इसके अंदर अपने पास n बैटरीज है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो तरीका है वो एक ही है, और जब और मॉड्यूल के अंदर थ्योरी के अंदर आपको अगर n सेल्स हो तो उनका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह से मान लो कि आपके पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का जो भी है E है और स्मॉल r इसका रेजिस्टेंस है, इस तरह से n सेल जुड़े हुए हैं, तो इसका टोटल सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितने है ये ऑफ m सेल, नहीं m सेल तो एक के अंदर है तो m इंटू आर हो जाएगा, क्या m इंटू आर। उसके बाद में इन सब की पैरेलल लाइन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इनकी सबकी पैरेलल लाइन बन जाएगी। समझ रहे हो क्या मेरी बात, इन सब की क्या बन जाएगी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के अंदर भी फॉर्मूला दिए हुए, पैरेलल के अंदर क्या आता है, नंबर ऑफ जो रोज होती है उससे डिवाइड हो जाता है। कितना हो जाता है, नंबर ऑफ रोज होती है उससे डिवाइड हो जाता है। यस और नो, दैट इज नंबर ऑफ रोज कितनी है n बराबर, ये टोटल हो गया आपका, टोटल आर इंटरनल इतना आ जाएगा, आर इंटरनल इतना आ जाएगा। यहां तक बात समझ आएगा। अब ये आर इंटरनल होता है। अब देखो एक क्वेश्चन जो है जो मैराथन में भी था और उसके अंदर भी आपको मॉड्यूल के अंदर भी है मैक्सिमम का, वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिलेगा कि मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है। भाई मैक्सिमम अगर आपको चाहिए करंट तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन ये होती है कि जो टोटल आर इंटरनल है उसकी वैल्यू आर एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, मैक्सिमम करंट की कंडीशन होती है आर इंटरनल आर एक्सटर्नल के बराबर
हो जाए। तो आर एक्सटर्नल कितना है, आर एक्सटर्नल आपका इसमें गिवन है क्या, आर एक्सटर्नल है 3 ओम है, 3 ओम है, कितना है 3 ओम। तो आर इंटरनल कितना है, एम अपॉन एन इंटू स्मॉल आर कितना है आपका 0.5 बराबर कितना हो गया 3 ओम आर एक्सटर्नल के। तो एम बाई एन कितना है हाफ, उधर जाके 6 हो जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 6n हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई क्या। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अब द टोटल नंबर ऑफ सेल इज 24, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए। अब ये तो आप रोज इंटू कॉलम होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं रोज इंटू कॉलम, रोज कितनी है आपकी, रोज तो है n और ये कॉलम इधर कितना बन रहे हैं m, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाएगी m इंटू एन बराबर कितनी है 24। यहां से m की वैल्यू उसमें रख दो, कितना हो जाएगा 6n इंटू एन, 6n स्क्वायर बराबर 24। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर बराबर 4 आ गया, n बराबर 2 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो m कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 यानी कि 12, कितना आ जाएगा 12। तो n तो आपका 2 आ गया और m कितना आ गया 12। बोलो बात समझ आई क्या। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। समझ में आ रही है भाई, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखो, टू कॉइल ऑफ सेल इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर that the effective flux in one coil is completely linked with the other, the mutual inductance between the coil। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको मॉड्यूल के अंदर मतलब कि इस टाइप से इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इसका फॉर्मूला जो है वो मॉड्यूल में आपको 100% है ही है। मॉड्यूल के अंदर अगर दो से तीन से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर इस तरह से जुड़े हुए हो तो मतलब दो रेजिस्टेंस क्या इंडक्टर, दो इंडक्टर अगर वो इस तरह से जुड़े हुए हैं तो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला आपका होगा के इंटू L1 L2, के इंटू L1 L2। के कितना हो, अब के क्या होता है कपलिंग कांस्टेंट होता है ना, के क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट के अंदर ये एक चीज याद रखना क्या कि इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर। जब ये कंप्लीटली लिंक्ड हो जाए, क्या हो जाए कंप्लीटली लिंक, उस केस में के की वैल्यू 1 हो जाती है, उस केस में के की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अच्छा तो आपका एल इफेक्टिव कितना हो गया भाई L1 इंटू L2, L1 कितना है 8 इंटू L2 कितना है 2, तो कितना हो गया √16। तो एल इफेक्टिव कितना हो गया 4 हेनरी, एल इफेक्टिव क्या होता है कितना हो जाएगा 4 हेनरी हो जाएगा। तो इसका कौन सा आ जाएगा डी वाला आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डी वाला आंसर। ठीक है अगला देखो, अगला आपका ए न्यूक्लियस हैज मास नंबर एंड रेडियस आर दिस। एक न्यूक्लियस है भाई ए जो है ना, ए का न्यूक्लियस है, मास नंबर ए एंड रेडियस उसकी कितनी है ए। देखो इस टाइप का मतलब कि इसके जैसा क्वेश्चन अपने पास मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपने मॉड्यूल के अंदर ये गिवन है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है ये अपने मॉड्यूल में गिवन है। गिवन क्या है कि भाई रेडियस जो होती है न्यूक्लियस की वो होती है r0 a की पावर 1/3। r0 कांस्टेंट होता है, r0 कांस्टेंट होता है, r इजिकल टू रेडियस बराबर होती है r0 ऑफ a की पावर 1/3। तो मैं ए न्यूक्लियस की बात करूं तो उसकी रेडियस हो जाएगी r a इजिकल टू r0 की पावर r0 इंटू a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। अच्छा और b की रेडियस कितनी हो जाएगी, b की रेडियस कितनी हो जाएगी, b की रेडियस हो जाएगी rb बराबर r0 ऑफ b की पावर 1/3। हाँ है ना इनको डिवाइड करेंगे तो RA अपॉन RB की वैल्यू क्या आ जाएगी, RA अपॉन RB की वैल्यू हो जाएगी A अपॉन B की पावर, कॉमन पावर ले लूं क्या 1/3। आपको एक रिलेशन और दिया हुआ है क्या B बराबर 8A, B बराबर 8A दिया हुआ है, यस और नो। तो मैं लिख सकता हूं A अपॉन B की जगह क्या लिख दूंगा 8A की पावर 1/3, ऐसे A कैंसिल हो गया, 1/8 की पावर क्या हो गई 1/3, यानी कि ये 1/2 हो गया। भाई ये क्या होता है 2 की पावर 3 होती है ना, ये क्या होती है 2 की पावर 3। तो आपका इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। बोलो भाई बात समझ में आएगा, क्या आंसर आ जाएगा इसका बी हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा 0.5। ठीक है
आगे देखो भाई, इस सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी ऑफ 12 वोल्ट गिव्स ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी ऑफ 12 वोल्ट इट विल गिव ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। आपको सोचना है कि भाई ये कौन सा है। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बात बताऊं, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व भी नहीं करूं, पेन भी नहीं उठाऊं और मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसको मैं सोल्व किए बिना भी इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं? क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर जो है वो करंट आ रहा है, डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर करंट आ रहा है, तो इसमें कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर अगर जुड़ा हुआ होता तो वो करंट पास ही नहीं होने देता, वो पूरा चार्ज होने के बाद सर्किट डिस्क्लोज कर देता है। क्या कर देता है? सर्किट डिस्क्लोज, ओपन सर्किट कर देता है उसको। तो इस केस में इसके अंदर डायरेक्ट आप बिना सोल्व किए भी LR जो है आंसर इसमें टिक कर सकते हो। बाकी इसमें क्या क्या कर सकते हो, अगर आपको XL और XC की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज में इसका डिवाइड करोगे 12/0.2, तो यहाँ पे 60 ओम आ जाएगा, और दूसरे केस में 12/0.4, तो ये 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। यहाँ से XL की वैल्यू निकाल सकते हो। Z बराबर फॉर्मूला पता है ना, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हो। और LR सर्किट का क्वेश्चन जो है अपने इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर आप देखने को मिल सकता है। इस टाइप का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या? आगे देखो, द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यार इतना सिंपल क्वेश्चन, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे? सबसे सिंपल क्वेश्चन देखो, अपने डायमेंशन आप थ्योरी पढ़ोगे ना, अपने क्या बोलते हैं मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ोगे, तो सबसे पहले पेज के ऊपर ही डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, इसकी यूनिट सब कुछ लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? सब कुछ आपको लिखा हुआ है, और आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, Gm1m2/R स्क्वायर। तो ये क्या होता है, M1L1T-2। इसकी तो यूनिट चाहिए, नीचे मास का स्क्वायर और ऊपर लेंथ का स्क्वायर बराबर G। ये m बच गया, ऊपर जाएगा m की पावर -1, लेंथ की पावर 3, t की पावर -2 बराबर G हो जाएगा। बोलो बात समझ आएगा? तो कौन सा आ जाएगा? B वाला आंसर आ जाएगा। सॉरी, B है ना, नहीं A वाला आएगा, ये ना m की पावर -1 इसमें है ना, B के अंदर तो m की पावर +1 है ना, तो A वाला आंसर इसका आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है सभी को? सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पेंडुलम इज माउंटेड इन ए रॉकेट, its speed of oscillation decreases when the rocket move round in the earth। देखो टाइम ऑफ पीरियड सिंपल, देखो टाइम ऑफ पीरियड के t बराबर टाइम पीरियड का अभी भी मैंने एक पहले भी क्वेश्चन किया था, L/G होता है। L बाई यहाँ पे G इफेक्टिव होता है। G इफेक्टिव अगर आपका बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, है ना? तो G इफेक्टिव कब बढ़ेगा? रॉकेट जब ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स आएगा क्या उसका, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। क्या मेरी बात समझ आएगा? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो सूडो फोर्स आएगा इसका। तो सूडो फोर्स जब आएगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन G + A होके जुड़ जाएगा, तो G इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? तो क्या हो जाएगा? मूव अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ आएगा? बस आगे चलो। और द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y = a cos of alpha of t स्क्वायर। यस और नो? इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई ये पीरियोडिक है, ये क्या है? अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको मैंने देखो इसके अंदर पीरियोडिक वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन अपने कोई भी देखो आपके पास मॉड्यूल में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि भाई कोई भी दो वेव्स हैं, अगर आपको देखना है कि उनका वो पीरियोडिक है या नहीं है, तो उसका क्या इक्वेशन होती है, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके और फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -kx के इक्वल होनी चाहिए, -kx की फॉर्म में होनी चाहिए। यस और नो? तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो पहली बार क्या आ जाएगा? dy बाई जो आपका dx किसी के भी यानी पहली बार में आ जाएगा ये cos आ जाएगा, और दूसरी बार डिफरेंस करोगे तो साइन आ जाएगा। नहीं, पहली बार में साइन आ जाएगा फिर cos आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगा? तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? ये इस केस के अंदर ये आपका ऑसिलेटरी हो जाएगा बट नॉन पीरियोडिक हो जाएगा।
ठीक है, पीरियोडिक क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर टाइम का स्क्वायर हो रहा है ना। क्या हो रहा है? ये टाइम का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई के बाद आगे चलो भाई। देखो मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन दो आए, एक तो अभी पहले बताया था आपको, ये सेकंड क्वेश्चन वापस देख लो। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हैविंग क्यूबिकल शेप। क्यूबिकल शेप से फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच वॉल। कितना आएगा? सेम वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताया था ना भाई। क्यूब की सेंटर पे अगर कोई चार्ज रख दें तो टोटल फ्लक्स कितना निकलता है? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये कितने फेज से निकलता है? 6 फेज से। एक से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है बात? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला देखो भाई। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड टी। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम वन मीन पोजीशन टू हाफ। भाई आपको बताओ क्या होती है इक्वेशन? एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, हाँ या नहीं? अच्छा, तो आपको टाइम टेकन ये पूछ रहा है फ्रॉम मेन पोजीशन से हाफ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। हाफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? ए बाई 2 हो जाए, बराबर ए साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाए। ए से ए कैंसिल होकर के साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। हाफ में ओमेगा टी कब आता है? पाई बाई 6 हो जाएगा। ओमेगा टी क्या है? 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बराबर पाई बाई 6, हाँ या ना? तो स्मॉल टी कितना हो जाएगा? कैपिटल टी बाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैपिटल टी बाई 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां तक? कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा इसका ना। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे और चलो भाई फटाफट। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए लिफ्ट, अभी वाला क्वेश्चन है यार, वापस वही है। ठीक है, ये देखो आपके मॉड्यूल में सेम टू सेम रखा हुआ है। ऐसे दो तीन कॉन्सेप्ट, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ लिफ्ट apparent weight of the body become twice is actual weight when। भाई ऊपर जो लिफ्ट जा रही है वो अगर भाई वेट जो है, वेट क्या होता है? जी इफेक्टिव एम इंटू जी इफेक्टिव होता है ना। तो ऊपर लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो जी प्लस ए लगेगा, हाँ या ना? और लिफ्ट स्टेशनरी एक्चुअल वेट कितना रहेगा? एक्चुअल वेट हो जाएगा एम जी, हाँ या ना? तो इसका डबल होने के लिए यहां कितना होना चाहिए? अगर आपको वेट डबल करना है, डब्ल्यू को क्या करना है? 2W। तो यानी कि यहां जी की जगह क्या होना चाहिए? 2G। तो यानी कि जी में क्या जोड़े कि 2G हो जाए, तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी। तो किधर एक्सेलरेट किधर ऊपर कितना करें? लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव होनी चाहिए जी के बराबर। ठीक है, यस और नो? यस और नो? वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन होना चाहिए। फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा ना। वेलोसिटी से तो आपके पास सूडो फोर्स आएगा ही नहीं ना। नॉन इनिशियल फ्रेम होनी चाहिए सूडो फोर्स होने के लिए। और आ जाओ भाई, इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल दिया। डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को। तो थर्मोडायनेमिक्स कौन से प्रोसेस के अंदर? देखो अपनी मॉड्यूल के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से बिल्कुल लिखा हुआ है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है प्रोसेस टेकिंग प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। डायरेक्ट बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कोई इसमें घुमा फिरा के वर्ड ही चेंज नहीं है कि भाई ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था भाई? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हाँ या ना? तो डेल्टा यू अगर जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। ये सो नो? डेल्टा यू एंड डेल्टा रिप्रेजेंट द, उल्टा बोल दिया कि मैंने? ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्मल इंटरनल एनर्जी एंड इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज। हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा क्यू आएगा ना, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये आ जाएगा ना डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी? आगे आगे देखो,
ए बॉल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉल जो है यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, ए बॉल इज स्ट्रेट लाइन के अंदर, दिस मीन्स क्या मीन होता है, स्टिल देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के क्वेश्चन है ये, एक ही नहीं कितने उठा के डालूं, काफी क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसके अंदर अपने मॉड्यूल के अंदर, तो सिंपल सी बात है, ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रहेगा और सीधा पार्टिकल जाता रहेगा, तो ऑल पार्ट ऑफ बॉल हैव द सेम वेलोसिटी, सारे के सारे पार्टिकल जो है सेम वेलोसिटी रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द, आपको कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यस और नो। ड्यूरिंग ए एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंडेड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी ऑफ द गैस इज, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है इसके अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर देखो आपको सीपी बाई सीवी के अंदर दिया हुआ भी है, और मतलब एक दो पेज के अंदर आप और देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यस और नो। यहां तक समझ में आई क्या बात, तो यहां पर अगर आप देखोगे इसको इंटरचेंज करोगे तो ये आपका आ जाएगा टी की पावर क्या आ जाएगा, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, ये यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, कितना था ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो बराबर टी की पावर -3 हो जाएगा, तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3, तो यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गामा -3, तो गामा आपका आ जाएगा यहां से 3/2। बोलो बात समझ आएगा, बस ये रिलेशन याद है, मैंने आपको पहले भी कहा था जो भी क्वेश्चन आप करोगे सब के सब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूला अगर पता रहे तो सारे क्वेश्चन खत्म होने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। आगे देखो करंट सेंसिटिविटी, बिल्कुल करंट सेंसिटिव, वोल्टेज सेंसिटिव, सबके फॉर्मूले दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। करंट सेंसिटिव ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर इज 5 डिवीजन मिली पर एम्पियर, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी आई ऑफ एस कितना है भाई, 5 डिवीजन पर मिलियन 10 की पावर -3, तो 5000 हो गया, ये 5000 एम्पियर हो गया, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये आपकी 20 है, आपकी 20 है ना, तो रेजिस्टेंस कितना चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका 20 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आई अपॉन वी अपॉन आई हो गया ना। करंट सेंसिटिविटी आपको दी हुई है 5000, 5 डिवीजन अपॉन 5 अपॉन 10 की पावर -3, और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको दी हुई है 20, तो रेजिस्टेंस अपॉन गैलोमीटर, तो गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 5000 अपॉन 20 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 250 ओम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 250 ओम आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगा, आगे चलो। ए एंड बी आर वेक्टर, ये तो देखो मैथ्स का क्वेश्चन है आपको, है ना, ठीक है, सिंपल सी मैथ्स की क्वेश्चन है, हाँ फिजिक्स में भी आपके मैथ्स में वेक्टर में आता है, ठीक है, तो ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, इसमें तो किसी सोर्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है, आपको बोला ए और बी जो है इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और ये इनका रिलेशन दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है, ए क्रॉस बी बराबर √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, हाँ या ना, तो ए क्रॉस बी कितना होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, √3 ऑफ ये कितना होता है, ए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, हाँ या ना, ये कैंसिल हो गया, तो इसको नीचे भेज दूंगा तो tan थीटा कितना आ जाएगा, √3, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, डी आंसर हो जाएगा इसका,
बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या? सिंपल है, मैथ्स का क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला लिखना है दोनों के यार, ठीक है। आगे और देखो भाई, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C इज हाफ फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस विल बी, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर भी मिल जाएगा। देखो ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर भी मिल जाएंगे, और फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा थ्योरी मॉड्यूल की जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके अंदर। एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ये C का फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस हाफ, इसने क्या बोला, हाफ फील्ड है, तो D बाई 2 प्लस T कितना है, T आपका 5, सॉरी T तो वो ही आपका हाफ ही है, D बाई 2 है ना, D अपॉन 2 इंटू K कितना है 5, तो C कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस D बाई 2, D बाई 2 इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6D बाई 10, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3 ऑफ एप्सिलॉन A अपॉन D। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। When kinetic energy of body increase by 300%, the momentum of the body is increased by, काइनेटिक एनर्जी को अगर अपन इंक्रीज कर देते हैं कितना 300%, तो काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो आपको इनिशियल कितनी थी 100% प्लस 300%, तो टोटल कितनी हो गई 400%, यानी कितनी हो गई 4 टाइम्स, ये सो नो। और इसका रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, P²/2m, यानी कि यहां से मोमेंटम P बराबर √2m K हो जाएगा। तो अगर इसको 4 टाइम्स करोगे तो यहां से मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये √4 यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स का मतलब कितना परसेंटेज बढ़ गया, यानी 200%, यानी 200% हो गया। तो फाइनल अगर 200% था, इनिशियल 100% था, तो इंक्रीज कितना हुआ 100%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100% इसका। अगला देखो, अल्टरनेटिव करंट जनरेट एन इंटरनल रेजिस्टेंस R0 एंड इंटरनल रिएक्टेंस XG इज यूज टू सप्लाई पावर टू ए पैसिव लोड कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस RG एंड वैल्यू XL, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड बाय दिस। तो मैक्सिमम पावर के लिए हमेशा याद रखना है भाई, मैक्सिमम पावर कब होगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा रहे और इंडक्टेंस कम रहे, ठीक है। तो यानी कि आपका इंडक्टेंस है कितना XL प्लस X ऑफ G, ये हो ही ना, इसको क्या कर दो 0 कर दो, तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ XG हो जाएगी। बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या, ये वाला माइनस ऑफ XG इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखो, सर्कुलर डिस्क X of radius R is made from an iron plate of thickness T. Another plate of Y of radius 4R is made from that iron plate of thickness T by 4. The ratio between moment of inertia. तो ये देखो अपने मॉड्यूल के अंदर बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है भाई, सर्कुलर डिस्क का होता है हाफ mr², हाँ है ना। यहाँ मास नहीं दिया हुआ है, मास को आपको डेंसिटी ρ/v करना है। अब दोनों ही आयरन के बने हुए हैं तो डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर सिलेंडर, भाई इसको सिलेंडर की तरह मान सकते हो, ये डिस्क है ना जिसकी थिकनेस समथिंग T है, तो सिलेंडर की तरह मान सकते हो। तो मास कितना हो जाएगा ρ वॉल्यूम, तो ρ πr² इंटू h बोले तो थिकनेस कितनी हो जाएगी T, तो I ऑफ x कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दूं हाफ, कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ रो ऑफ पाई ऑफ r² इंटू T इंटू r², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y कितनी हो जाएगा हाफ ऑफ रो ऑफ पाई ऑफ, उसकी रेडियस कितनी है 4r का स्क्वायर, थिकनेस कितनी है T/4, रेडियस वही 4r का स्क्वायर।
दोनों का अगर आप डिवाइड करोगे और अगर आप निकालोगे आई वाई बाई आई एक्स, इसको अगर सोल्व करोगे, सिंपल करोगे, तो इसका आ जाएगा 64/1। तो कितना टाइम्स हो जाएगा? 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस। मैग्नेटिक नीडल जो है ना वो नॉन उसके अंदर रखी हुई है, प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस। क्या क्या लगता है बताओ भाई? देखो सेम टू सेम मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन पड़ा हुआ है, फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेंगे। बोलो बात क्लियर हुई क्या? सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको इसमें मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। बोलो भाई यहां तक समझ आई? आगे चले। आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 600 एंगस्ट्रॉम वैक्यूम, इट्स वेवलेंथ इज। देखो जब भी मैं आपको, जब भी चाहे क्लास के अंदर पढ़ाऊं चाहे मैराथन में पढ़ाऊं, जहां जिस टाइम पे मैं आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाता हूं, तो ये बात आपको जरूर बताता हूं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू लैम्डा वन बाई लैम्डा टू इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। इस रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है अपने मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर। और मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का मेरे को रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन वाला यूज करूंगा। तो मेरे को चाहिए क्या? वेवलेंथ ऑफ मीडियम 2 में चाहिए, तो इसको उल्टा लिख दूंगा, लैम्डा टू बाई लैम्डा वन इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू। तो लैम्डा ऑफ 2 कितनी हो जाएगी? म्यू वन क्या है? एयर की 1, म्यू टू क्या है? 3/2, और लैम्डा वन कितनी है? 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। बोलो बात क्लियर हुई क्या? इस तरह से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, 41 क्वेश्चन। 41 के देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही रेस्पेक्टेबल क्वेश्चन है, इसकी सच में दिल से रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। जो आपके आईएमसीटी का जो लेवल होता है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेवल आप नीट या जेईई मेंस से कंपेयर कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं, मतलब कि रैंक के अंदर डिफरेंस ही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। बट लेकिन फिर भी हमने हर तरह के लेवल के क्वेश्चन भी किए हैं। मैंने आपको कुछ टफ क्वेश्चन भी आपको करवाए थे उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको फोकल लेंथ जो होती है 1/f1 इज इक्वल टू हो गई आपकी म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और अगर एयर ना, मीडियम एयर ना हो, आउटर मीडियम अगर एयर ना हो, कुछ और हो, तो उस केस के अंदर आपका 1/f2 क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ क्या बोलते हैं सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर f2 जाएगा, नीचे f1 हो जाएगा। म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा? म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, दैट इज 1.5, म्यू माइनस 1/5 माइनस 1, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 1.5/1.2 माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर f1/f2, सॉरी एक सेकेंड, इनको अलग अलग निकालना है, सॉरी इनका रेशियो नहीं निकालना है इसके अंदर अपने को। देखो इनको दोनों को अलग अलग निकालना है ना इसके अंदर। सॉरी, ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे देखो थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको एक तरफ से सिल्वर्ड कर दिया गया। तो इसके अंदर देखो होगा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या सोचना चाहिए? जब देखो यहां पर क्या है कि जब लाइट आपकी इसके अंदर एंटर होती है जब लाइट एंटर होती है तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर पहले तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन, उसके बाद में इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगा मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो इसको कॉन्सेप्ट के अंदर आपको याद रखना कि दो बार तो रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन।
तो पावर का जो फॉर्मूला होता है Pm इजिकल टू हो जाएगा, 2 बार तो आपका लेंस का रिफ्रैक्शन हो रहा है और 1 बार मिरर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 2 बार इसका लेंस का लेंगे पावर और 1 बार मिरर का ले देंगे। क्या मेरी बात समझ आएगा? मिरर का जो पावर होता है वो तो क्या होता है 0, क्योंकि मिरर की प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर इसकी फोकस क्या होती है इन्फिनेटिव, प्लेन मिरर की फोकस क्या होती है इन्फिनेटिव। अच्छा, जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ अगर मैं निकालूं तो लेंस का आपका वही फॉर्मूला अभी जैसे म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 इसका ले लेंगे अपन, ये सॉरी R1 आपका इसका ले लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस R2 इसका ले लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करोगे म्यू ऑफ एल कितना है आपको, लेंस का तो आपको दिया हुआ है 1.5, कितना दिया हुआ है 1.5, और लिक्विड का यानी सराउंडिंग का कितना है 1.2, तो P ऑफ एल आपका हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.2 माइनस 1 बाई आर। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ आर। ये सो नो, बोलो बात समझ आई क्या? अब यहां से अगर मैं इसको अगर यूज करूं तो P ऑफ एम अगर मैं लिखना चाहूं, P ऑफ एम क्या हो जाएगा 2 ऑफ P ऑफ एल यानी 1/4 ऑफ आर प्लस वो 0 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आर। ये सो नो, तो यहां से आप देख लो कि भाई 1/2 आर किसके बराबर है 1/f के। ये सो नो, नेट फोकल लेंथ के, तो f बराबर 2r हो गया, तो r बराबर f/2 हो जाएगा। तो r बराबर f इसमें कितने दिए हुए हैं 0.2/2, तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। बोलो बात समझ आएगा? इस तरह से सोल्व करके आप यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। 42 के अंदर आ जाओ। A particle of mass m is executing oscillation about the origin on the x-axis. Its potential energy U is given by, potential energy आपको कितनी given है U is equal to k of x square, x square क्या x cube है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझ लो गौर से कि आपको ये जो मेन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल के अंदर देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी वैसे और काइनेटिक एनर्जी जो भी एनर्जी है, मान लो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर है, तो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये अगर एनर्जी को रख दूंगा तो क्या ये x यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना, क्या है ये एम्पलीट्यूड, तो क्या एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? यस और नो? अच्छा, तो यानी कि तो यहां से v कितना हो जाएगा समथिंग कांस्टेंट ऑफ a की पावर 3/2। यस और नो? अच्छा, अब आपको टाइम निकालना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस को a ले लो और स्पीड को डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी k ऑफ a की पावर 3/2। तो यहां से सोल्व करते ही टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a की पावर 1/रूट a माइनस 3/2 है ना, a की पावर 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा a की पावर हाफ यानी कि 1/√2। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 × 10 की पावर -6 × 5 × 10 की पावर -8। ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट और सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर इसमें क्या होते हैं 2, इसमें 2 है तो 2 इसका हो जाएगा। बोलो बात समझाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 देखो भाई, 44 क्वेश्चन नंबर, तो 44 के अंदर है 2 ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m, सॉरी यहाँ पे 2m नहीं 3m है, एक तो 3m है और एक m है। देखो इसको इस तरह से लटकाया गया है, तो इनकी सबसे पहले तो एफबीडी बनाऊंगा। एक का मास कितना है 3m, तो नीचे तो लग रहा है 3mg, नीचे तो कितना लग रहा है 3mg, और ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर देखो ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स फ्रिक्शन, और नीचे टेंशन भी लग रहा है। टेंशन कितना होगा ब्लॉक ए का अगर एफबीडी बनाऊंगा, नीचे वाले सॉरी बी का एफबीडी बनाऊंगा तो बी पे नीचे mg लग रहा है और ऊपर टेंशन t लग रहा है, तो t की वैल्यू कितनी हो गई mg हो गई। इससे यहां से इसकी एफबीडी बना दूंगा fs बराबर 3mg प्लस t बोले तो mg, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा 4mg। यस और नो?
अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर इसको मैं कट कर दूं, इसको कट कर दूंगा तो इनका अलग अलग एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब ये इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको बीएम के मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझाया गया है, और ये इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये पूरा कटिंग का जो मेथड है वो पूरा इसके अंदर अच्छे से समझाया गया है। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या है कि अगर किसी भी स्प्रिंग को आप कट करते हो, किसी भी स्प्रिंग को आप कट करते हो तो वो एट द इंस्टेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, जबकि स्प्रिंग को कट करते हो तब, है ना। और अगर स्ट्रिंग को कट कर देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वैसे ही आ जाती है। ठीक है, और इसको स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को तुरंत कट करने पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती है। तो इसका मतलब इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो लगेगा, लेकिन टेंशन जीरो हो जाएगा स्प्रिंग को कट करने पे। तो उस केस के अंदर अगर मैं एक का एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, एक का एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहूँ तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? नीचे तो लग रहा है 3mg और ऊपर क्या लग रहा है? 4mg। यस और नो? तो टेंशन तो इसमें जीरो हो गई। तो इसके अगर इक्वेशन बनाऊं तो बन जाएगी 4mg माइनस 3mg बराबर ma। हाँ है ना? तो इसको अगर सोल्व करूंगा बराबर ma, मतलब कि m तो 3m था ना, तो 3ma हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका g/3। ठीक है, तो a का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g/3। और इसी तरह से b का, b में तो देखो, b में तो टेंशन तो जीरो है, नीचे mg से ही नीचे आएगा, तो b में क्या हो जाएगा? mg बराबर ma, mg बराबर ma। तो b में तो a बराबर g ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? b में तो a बराबर g ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा g/3, b का हो जाएगा g। ठीक है ना? ये ऑप्शन इसमें वो प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा लिखे हुए नहीं है, बाकी यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V एट ए पॉइंट, एनी पॉइंट स्पेस 0 x, y, z ऑल मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय दिस। और वोल्टेज आपको दिया हुआ V बराबर 4x²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो इसका भी देखो बीएम के मॉड्यूल के अंदर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस, ये सिर्फ डाटा वगैरह चेंज है और बाकी सारा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बीएम के मॉड्यूल के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता क्या है? डेल्टा V बाई डेल्टा x, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। तो वोल्टेज का करेंगे V बराबर आपके पास क्या था? 4x²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब मेरे को x बराबर किस पे चाहिए था? देखो यहाँ पे x 1 मीटर है, y 0 मीटर है और z 2 मीटर है, लेकिन ये x y z पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू 1 रखूंगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो कितना हो जाएगा? 8 आपकी वोल्टेज पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, अलोंग द, इसकी नेगेटिव होती है ना, यहाँ पे याद रखना नेगेटिव, तो नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर देखो भाई, इसके अंदर बोला है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स ये इतना लग रहा है। ठीक है, और व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो सिंपल है, देखो ये बीएम के मॉड्यूल के अंदर इसके 2-3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही क्या होता है? वर्क होता है। फोर्स कितना होता है? फोर्स कितना गिवन है? -2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस √3 ऑफ k कैप। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 10 मीटर अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, तो 10 ऑफ j कैप ले लूंगा। अब आपको पता है i का साथ बाकी तो जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट लेने पे इसका क्या हो जाएगा? 30 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 जूल। ठीक है, 30 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, और आगे क्वेश्चन नंबर 47, वर्क फंक्शन ऑफ द 3 मेटल्स ए बी सी। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेसिकली ये क्वेश्चन जो भी आते हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है डायरेक्ट पेपर मिलता नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड है उनके बेसिस पे हमने डाटा कलेक्ट किया होता है। तो हो सकता है कि या तो जैसे एग्जामिनर की तरफ से कोई मिस्टेक हो कि उसने क्वेश्चन में मिस्टेक किया हो, और अगर डाटा की तरफ से मिस्टेक हो तो वो भी हो सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले अपन समझ लेते हैं ना। अगर उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन उस तरह से टिक किया है तो जो मैं बता रहा हूं वही उसका सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब इसमें ये दी हुई है कि लैम्डा दी हुई है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी दी हुई है? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तीन मेटल्स के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से
किसमें से भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ठीक है, तो एनर्जी अगर मैं निकालता हूं तो E बराबर एच सी बाई लैम्डा से निकलेगी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करते हैं। तो यहां से इस लैम्डा को अगर आप निकाल करके एनर्जी निकालोगे तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी जो है ये इन सबसे कम है, ये सोनो जितने भी वर्क फंक्शन है तीनों मेटल के वर्क फंक्शन से कम है। इसका मतलब वर्क फंक्शन जो है वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी में नहीं दिखा पाएगा। ये सोनो तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में शायद ये लिखा हुआ होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक आर नॉट इमिटेड फ्रॉम ऑल द मेटल्स, तब तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड फ्रॉम ऑल द मेटल तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ, एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है कि इमिटेड फ्रॉम ऑल द सरफेस, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, आगे चले और आगे आ जाओ भाई। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls down inclined plane of height without slipping. The speed of its center of mass when it reaches the bottom is. तो इसको देखो पहले क्या हुआ कि सॉलिड जो सिलेंडर है तो उसकी एनर्जी इनिशियल देखो कितनी है, वो अगर सिलेंडर अगर रोल कर रहा है तो इनिशियल जो एनर्जी होती है, इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इनिशियल एनर्जी जो है वो क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 रहेगी। ठीक है, और फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? mgh। यस और नो? अच्छा, और जब ये रोल्स डाउन करके नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ है ना, सिलेंडर का आई कितना होता है? हाफ mr स्क्वायर। रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन चल रहा है तो ओमेगा, तो क्या क्या कंडीशन लग जाएगी इसमें? v बराबर ओमेगा r हो जाएगा। इन वैल्यू को अगर इसमें आप पुट करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पुट करके के फाइनल निकालोगे तो आपकी आ जाएगी 3/4 ऑफ mv स्क्वायर। यस और नो? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? के इनिशियल माइनस के फाइनल तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ mv स्क्वायर बराबर आप किसके इक्वल रख दोगे इसको? mgh के। ठीक है, इसको इक्वल रखने के बाद में आपके यहाँ पर क्या अपने को निकालना क्या है? स्पीड जो आएगी, मास से मास कट गया, ये आ जाएगी आपकी 4gh/3 क्या अंडर रूट। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसके अंदर गिवन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसके अंदर गिवन है। ठीक है, अपनी जो मॉड्यूल है उसके अंदर अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे और चलते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज पोटेंशियल टू v, द चार्ज q इज, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये मॉड्यूल के अंदर फॉर्मूला अच्छे से दिया हुआ है, मॉड्यूल के अंदर फॉर्मूला अच्छे से दिया हुआ है। मैंने बोला भी था कि फॉर्मूला की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। v बराबर kq/r है तो v k बराबर कितना हो जाएगा? q बराबर v/r/k। तो q जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वोल्टेज और रेडियस के, वोल्टेज और रेडियस के। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी वाला हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम वाज रिलीज फ्रॉम ए हॉरिजेंटल पोजीशन, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर, इफ इट इज डिसिपेट 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस, देन द स्पीड ऑफ द बॉब एट द लोवेस्ट पॉइंट विल बी। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, देखो जो आपका पहले ऐसे हॉरिजेंटल पोजीशन के था तो इसको अगर ये नीचे आता, भाई यहां से नीचे से मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को mgh मान लेता हूं। ठीक है, तो इसकी क्या इसकी एनर्जी जो था ना, एनर्जी कितनी इसने वो एयर रेजिस्टेंस में डिसिपेटेड कर दी? 10% डिसिपेटेड करने के बाद फाइनल एनर्जी बची कितनी? 90%। 90% का मतलब 0.9 ऑफ mgl। यस और नो? अच्छा, क्या यही एनर्जी जो है इसके इक्वल रहेगी? भाई यही एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी, हाफ mv स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ पे L की भी वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी आपकी सोल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 180 जो कि बन जाएगी रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ 6√5 निकल जाएगी, है ना, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 6√5। तो कौन सा आंसर चला जाएगा इसका, ये बी वाला ऑप्शन चला जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? सो इस तरह से इसका सॉल्यूशन अपने कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सारे भी क्वेश्चंस हैं अपने बीए मॉड्यूल से या जो मैंने आपको मैराथन में कराए उसी टाइप के क्वेश्चन आए। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के थे और वही क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे आने भी चाहिए। बट उनको अगर अपन हटा दें, बाकी 40 क्वेश्चन पे भी आप फोकस करो ना, तो 100% अपने से एक भी क्वेश्चन जो है ना वो बाहर नहीं गया, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, बाय।